हेलो बच्चों, तो जैसे कि हम पिछले क्लास में ये बात कर सके रोमन प्रणाली के बारे में और रोमन के नियम के बारे में और रोमन के अंकों के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और आज हम डिस्कस करेंगे कि संख्याओं के प्रकार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, इसके बाद फिर हम डायरेक्ट अभ्यास प्रश्नावली पर पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात कर रहे हैं संख्याओं के प्रकार क्या होता है। तो संख्याओं के प्रकार, ठीक है, संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। पहला दिया है प्राकृतिक संख्याएं। क्या दिया है? प्राकृतिक संख्याएं दिया है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा है जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है वही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम अपने डेली लाइफ में, डेली जीवन में, डेली लाइफ में जो भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको यन से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं जीरो यानी शून्य से शुरू होती है, जो संख्याएं जीरो यानी शून्य से शुरू होती हैं वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 0 1 2, तो ये जीरो से शुरू हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब लिखा है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं ये एक से बड़ी हुई प्राकृतिक, यानी जो संख्या दिया है ये जो है वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित है। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो कम से कम एक से अतिरिक्त किसी और नंबर से विभाजित हो जाता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं साधारण अर्थों में कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम ले सकते हैं कि 4 है, अब 4 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से भी भाग हो जाएगा, और 3 से भी, सॉरी 3 से नहीं 4 से, यानी 2 से अधिक गुणनखंड। तो जब 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे तो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से ये कह सकते हैं कि एक कम से कम एक से अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसी तरीके से हम उदाहरण में ले सकते हैं कि 10 क्या है? भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जैसे एक भी इसका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से भी हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, और ये 5 से, और फिर इसके बाद अपने आप यानी खुद नंबर से फिर 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझा गया। अब हम बात कर रहे हैं आभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो जस्ट भाज्य का उल्टा आभाज्य। ठीक है, तो आभाज्य संख्या उसे कहेंगे, ठीक है, ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं के अंक, खुद के संख्या से अंकों से विभाजित हो, संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य, आभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको मिटाकर अब आभाज्य संख्या बता रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं आभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। आभाज्य संख्याएं, आभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो आभाज्य संख्या हमने बता दिया। ठीक है बच्चों, जो संख्याएं या संख्या
दो संख्या एक तथा स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो सकती है, या कह सकते हैं जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो या नहीं हो सकती है, जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हैं, वह आभाज्य संख्या कहलाती है। आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब ये है कि जो संख्या एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे नंबर से विभाजित न हो, ठीक है, वह आभाज्य संख्या कहलाएगी। उदाहरण के लिए यह जैसे लिख सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं 2, फिर क्या ले सकते हैं 3, 5, 7, 11 आदि। ठीक है, ये सब क्या है, आभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 जो है वो किस संख्या से विभाजित होगा, तो 2 को जब हम विभाजित करेंगे तो वह किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित हो जाएगा और खुद से। इसी तरह हम 3 को विभाजित करेंगे तो 1 से होगा और 3 से होगा। ठीक है, 5 को विभाजित करेंगे तो 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। यानी इसको हम और आसान तरीके से कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं, आभाज्य संख्या का परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड न हो वह आभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते तो यह आभाज्य संख्या कहलाएगी। उसी तरीके से जैसे हम ले सकते हैं 29 भी क्या है, हमारा आभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। उसी तरीके से हम ले सकते हैं 53 भी क्या होगा, 53 भी क्या होगा, 1 से और खुद से विभाजित होगा। उसी तरीके से ऐसे और भी संख्याएं, जैसे हम ले सकते हैं 83, तो वो भी क्या है, 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है, तो वो सभी क्या कहलाएंगी, आभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, अब इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अब आभाज्य संख्या हो गया, अब बात करेंगे जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसके यहाँ एक पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 2 जो है वो क्या है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। जो सबसे छोटी एकमात्र सम आभाज्य, 2 सबसे छोटी, ठीक है बच्चों, फिर तथा, यानी सबसे छोटी आभाज्य संख्या तथा एकमात्र सम आभाज्य, और सम भी सम आभाज्य है। ठीक है बच्चों, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करेंगे जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, शाहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, फिर उसके बाद सम संख्याएं और विषम संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों, आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत होगा इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या
सम संख्या के बारे में बात कर ले रहे हैं, तो उसके बाद विषम संख्या, फिर जुड़वा भाग संख्या, फिर सहभाग संख्या के बारे में बस एक फार्मूले पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं सम संख्याएं के बारे में। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या या वो संख्या जो केवल दो, वो संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाएंगे? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित, वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेंगे, सम संख्या पहचानने का तरीका, तो जिनके इकाई के स्थान पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, कहीं इन पांचों अंकों में से यानी 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पे आता है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहां लिखने पहले छोटे से चले, जैसे 2 तो वो लिख दिए, यहां ले सकते हैं 10। अब 10 हमारी सम संख्या है कि नहीं, तो ये भी ध्यान में रखना, सर के बातों को ध्यान में रखना कि सर ने बताया है कि 0, 2, 4, 6, 8 में से यदि कोई भी इकाई के स्थान पे आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। जैसे इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 0, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। जैसे हम ले सकते हैं 24, कैसी संख्या है? सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि सर ने बताया कि इसके इकाई के स्थान पे 4 है, और सर ने भी बताया कि 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, यदि इनमें में से कोई भी अंक इकाई के स्थान पे दिखता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वह कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो आप बात ठीक है बच्चों, तो आप ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 36 कैसा संख्या है, समय की आभास सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है बच्चों, आज इसको भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कैसी संख्या है, तो ये क्वेश्चन देकर है, इसको आप बताएंगे कि कैसी संख्या है, सम है या विषम है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अब बात कर रहे हैं विषम संख्या। तो सम संख्या का विलोम अर्थ क्या होता है? विषम संख्या है। तो यहां कह सकते हैं कि जस्ट विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहेंगे? तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त न हो, विभक्त नहीं होती है, विभक्त नहीं होती है, वह विषम संख्या कहलाती है। विषम
कहलाती है। ठीक है, अब यह भी कह सकते हैं विषम संख्या पहचानने का तरीका, तो जिनकी इकाई के स्थान पे क्या आए, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के लिए ले सकते हैं 21, तो हम ये सम है या विषम, तो इसको बता सकते हैं कि ये विषम संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 1 है, तो इसलिए क्या उनकी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं 47, तो 47 कैसी संख्या है, तो ये भी विषम संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये इसके इकाई के स्थान पे 7 है। ठीक है बच्चों, अब एक बार इसको देख लीजिए, यदि कोई दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। तो उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि जुड़वा आभास संख्या क्या होती है, तो सहआभास संख्या। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं आगे चल के जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं। क्या बात है, जुड़वा आभास संख्या, जुड़वा आभास संख्याएं। तो इसमें बोल सकते हैं दो क्रमागत आभास, दो क्रमागत आभास संख्याएं, दो क्रमागत आभास संख्याएं जुड़वा आभास संख्याएं कहलाती, जुड़वा आभास संख्याएं कहलाती है, कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो दो क्रमागत आभास संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, जुड़वा आभास संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5, 3 और 5, और कह सकते हैं 7 और 9 भी कह सकते हैं। ठीक है, 7 और 9, तो ये सब क्या हो जाएंगी, जुड़वा आभास संख्याएं हो जाएंगी। अब बात कर रहे हैं सहआभास संख्याएं किसे कहते हैं। सहआभास, ठीक है, तो सहआभास संख्या किसे कहते हैं, तो यदि दो संख्याओं में, यदि दो संख्याओं में केवल
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या हो? एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो वह सह, ठीक है, क्या कहेंगे? गुणनखंड हो तब वह सह आभाज्य संख्याएं कहलाती लाती है। ठीक है बच्चों, जैसे 2 और 3, 2 और 3, 2, अब 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 गुणे 2, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3, और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तो यह क्या कहलाएगी? सआभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे एक ले सकते हैं 4 और 5, 4 और 5, और 4 का गुणनखंड करोगे तो 4 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है बच्चों, 5 का गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे 5 होगा, और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ? 1। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? सआभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अब हमारा ये लास्ट पॉइंट था, ये हुआ खत्म, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद बात कर रहे हैं वो सूत्र हैं जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट करिए, तो इसके बारे में हम बात करें। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं सूत्र के बारे में। अब बच्चों, जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं आगे, ठीक है बच्चों, तो आप ये उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम बात करें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। ठीक है, पहला कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो इसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस 1 और पूरे के नीचे बटा 2। ठीक है बच्चों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जगह n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटा 2, और जो n होगा यहाँ वो क्या हो जाता है? अंतिम संख्या। n जो होता है वो क्या होता है? अंतिम संख्या। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह अब हम प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का बात करेंगे, जिसका सम संख्या होता है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है बाहर n और ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है बच्चों, n बाहर रहेगा और ब्रैकेट में n प्लस 1, और n पता है कैसी संख्या होती है?
अंतिम संख्या होती है। उसी तरह अब बात कर रहे हैं तरखंड n प्राकृत विषम संख्याओं का, इसका विषम संख्याओं का योगफल। तो इसका फार्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, n का पावर 2 या n के घात 2 या इसको n का वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं लास्ट पॉइंट, यक्ष के प्रथम n गुर्जों का योगफल। तो इसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा यक्ष n ब्रैकेट में n प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा पूरे के बटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे का बटा 2 हो जाएगा बच्चों। तो n पता है क्या है, अंतिम संख्या है। अब उसी तरीके से हम कुछ और बेसिक चीज बता दे रहे हैं। जैसे बच्चों कहीं आपसे पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखने, जितने अंकों का पूछेगा उतनी ही बार 9 हम याद रखेंगे और 9 को लिख देंगे। जैसे पूछ लेगा कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए तो 9 लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। उसी तरीके से यदि आपसे पूछ ले रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए तो 3 बार 9 लिखेंगे, और बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए तो 4 बार 9 लिखेंगे। यदि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो 5 बार 9 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जितनी बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा उतने ही अंकों को 9 लिखेंगे, उतने ही बार 9 लिखेंगे। अब यदि आपको कहीं पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या लिखिए तो पीछे से 1 0 कम कर देंगे। जैसे कहने मतलब यह है कि कह दे कि 3 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, 3 अंकों की छोटी से लिखो। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, 1 लगाएंगे और 3 0 बोलेगा तो वहां पीछे 2 0 लगाएंगे, यानी 1 0 कम कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कहीं बोला है 4 अंकों की तो यहाँ क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 3 0 3 0, यानी 1 0 कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से ये हमारा पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जा रहा है। अब उसके बाद हम आएंगे अभ्यास प्रश्नावली में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फार्मूलाज और फिर उसके बाद जो भी हमने बेसिक कंसेप्ट बताए उसको एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम अभ्यास प्रश्नावली में करेंगे। और यदि कोई आपको दिक्कत हो रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फिर हम उसको अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये उतार लीजिएगा। और हम ये भी बता दिया है कि हम ठान कर, यानी एकदम ठान कर बैठ चुके हैं, दिमाग में एकदम रख चुके हैं कि हमारा नवोदय में सिलेक्शन अब की बात पक्का है। ठीक है, और होके रहेगा। तो आप लगातार मेहनत करिए, और बार बार हम यही कह रहे हैं कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करिए। ठीक है, और मेहनत के जरिए आप अपने जो भी हम तैयारी कर रहे हैं वो हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, तो उसी के तरीके से अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, और एक प्यारा सा थैंक यू। क्या, थैंक यू। ठीक है बच्चों, स्माइल अच्छा नहीं बना। ठीक है बच्चों, ठीक, तो आप बार बार पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, बाय।